बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम और मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे अहम खबरें और तबसरे भी करेंगे। नाजरीन, वतन अजीज़ पाकिस्तान फिलवक्त कहतुर रिजाल से दो चार है। पाकिस्तान एक मरतबा फिर से दहशत गर्दों के निशाने पे है। ये सिलसिला 13 फरवरी को सानेहा मॉल रोड से शुरू हुआ और हमने सहवन शरीफ में भी बहुत सी लाशें उठाईं। जब सानेहा मॉल रोड हुआ तो लोगों ने ये मुतालबा किया कि रेंजर्स को पंजाब में भी इख्तियारात दिए जाएं और उनका दायरा कार भी वसी किया जाए। कल बरोज़ इतवार को वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रेंजर्स को पंजाब में इख्तियारात देने पर गौर किया। इस इजलास में ये कहा गया कि दायरा कार तरीक़ाकार क्या होगा वो बाद में तय किया जाएगा, मगर दो अहम पॉइंट्स पर गुफ्तगू की गई। वो ये थे कि कल अदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अफगान मुहाजिरीन की गैर कानूनी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। सहवन शरीफ का वाक़या 16 फरवरी वाला आपके सामने है। हमने कितनी मासूम लाशें उठाई, कितने बेकसूर लोगों को निशाना दहशत गर्दी बनाया गया, जिस पर पूरे पाकिस्तानी बरहम थे, अफसोस में थे। हमने 9 फरवरी को एक प्रोग्राम किया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कबाइली इलाके कुरम एजेंसी में दाइश की जानिब से पम्फलेट्स फेंके गए थे और ये कहा गया था कि मुमकिन है हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करेंगे। हमने उस दिन टेलीफोन लाइन पर जाबिर सईद बदर साहब, जो कि मारूफ कॉलम निगार हैं, मीडिया एजुकेशनिस्ट हैं और अपनी राय रखते हैं, उनको टेलीफोन किया और उन्होंने हमें क्या कहा वो आप एक वीडियो क्लिप 9 फरवरी का हमारे प्रोग्राम का पहले देखिए। नेशनल एक चेंज आ रहा है, जैसे हमने पिछले दिनों भी बात की थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, इसलिए मैं ट्रम्पी वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा हूँ। ट्रम्प जो एक नया जो सिलसिला चेंज कर रहा है, ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है, दुनिया नए शिफ्ट में जा रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। इसमें इंटरनेशनल एक चेंज आ रहा है, जैसे हमने पिछले दिनों भी बात की थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, इसलिए मैं ट्रम्पी वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा हूँ। ट्रम्प जो एक नया जो सिलसिला चेंज कर रहा है, ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है, दुनिया नए शिफ्ट में जा रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। इसमें इंटरनेशनल एक चेंज आ रहा है, जैसे हमने पिछले दिनों भी बात की थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, इसलिए मैं ट्रम्पी वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा हूँ। ट्रम्प जो एक नया जो सिलसिला चेंज कर रहा है, ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है, दुनिया नए शिफ्ट में जा रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। उसमें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए ना, उनका हिस्सा है। और वो ये सबूत भी साथ पेश करते हैं कि अफगानिस्तान में इन्होंने जितने हमले कंडक्ट किए वो नेटो ट्रूप्स के खिलाफ नहीं थे, उसमें अफगान तालिबान के ही सर कलम किए गए और उनको ही मारा गया। ये हाइपोथेसिस बड़ी हद तक देखें ना, देखो उन्होंने कोई देश का तो बात नहीं की है। ये देखें उसमें नेटो को नहीं इन्होंने टारगेट किया, और जो अब नज़र आ रहा है कि उनके जो टारगेट जो लोग हैं वो कौन है। और पाकिस्तान में भी देखने की जो तंजीमें हैं वो किन को टारगेट कर रहे हैं, अब ये भी देख लीजिएगा, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है उनके मकासद क्या है। लेकिन मसला ये है कि हमें हमारे अंदर से जो मुल्क के अंदर से, हमारे पाकिस्तान के अंदर से हमें दुआ करनी चाहिए कि इनको ऐसे लोग ना मिले, इनको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, इन्हें ऐसे हम ख्याल ना मिले इनकी हेल्प कर सकते। तो बाहर से उड़ के तो नहीं आ जाएंगे ना, कि इतना तो पॉसिबल नहीं है। इन्हें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें बता भी दिया हुआ है, ये स्ट्रेटेजिक विंग बनाया हुआ है इन्होंने, और ये इनको फंड जहाँ से भी आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना नेटवर्क बना लिया है। आसिम बाजवा ने 2 साल बाद उसकी तब्दीली कर दी है। ठीक, ये हमें सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चन। जी, आपने मुलाहिजा किया 9 फरवरी का एक हमारा क्लिप, जिसमें हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान में दाइश का वजूद तो है, उनके सहूलतकार तो हैं, मगर हमारी दुआ ये थी कि उनको सेकंड करने के लिए कुछ अनासर ना मिले। आपको याद है कि 16 फरवरी को सहवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे जो धमाका किया गया, उसकी ज़िम्मेदारी दाइश, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेंट और मुख्तलिफ नामों से जाने वाली दहशतगर्द तंजीम ने कबूल की। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, बुश की पॉलिसी क्या थी, बाराक ओबामा की पॉलिसी क्या थी, और इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ न्यूज़ रूम के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जाबिर सईद बदर साहब, रिनाउंड कॉलमिस्ट हैं, मीडिया एजुकेशनिस्ट हैं और इनकी राय खासी मकबूल है। मोस्ट वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? वर्ल्ड ऑर्डर जैसे टर्म इस्तेमाल हो रही है, बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये हम अगर 1000 साल की हिस्ट्री का उसको देखते हैं, हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो सुपर पावर होती है उसका वर्ल्ड ऑर्डर होता है। किसी ज़माने में मुसलमान सुपर पावर थे, हमारे पास ऑटोमन एम्पायर है,
اس ریجن میں مغل امپائر تھی، تو اس کا ورلڈ آرڈر ہے. جتنی بھی سپر پاورز ہیں ان کے اپنے ورلڈ آرڈر ہیں. اب ایک صدی پہلے سے جو پہلی جنگ عظیم ہوئی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد نیا ورلڈ آرڈر جاری ہوا تھا. اس میں 2 بلاکس بنے تھے دنیا کے، چونکہ مسلم اوور آل جو تھے، آٹومین امپائر ختم ہو رہی تھی، سسٹم کولیپس کر رہا تھا مسلمانوں کا، اکنامکلی بھی ہم ختم ہو رہے تھے، فائنینشلی بھی ختم ہو رہے تھے، اور سوشلی بھی ہم لوگ ختم ہو رہے تھے. اس میں جو نیا ورلڈ آرڈر جو جاری کیا وہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا رشیا جو ہے 1917 میں سوویت یونین جب بنتا ہے اس میں، اور اس کے بعد امریکن بلاک بنتا ہے. تو دنیا جو 2 بلاکس میں جسے ہم کولڈ وار ایرا کہتے ہیں اس میں تقسیم ہوتی ہے. اس میں بھی ڈومینیٹ کر رہا تھا، کہیں امریکہ کر رہا تھا، کہیں رشیا کر رہا تھا. جیسے ابھی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں لیاقت علی خان صاحب سے اس وقت مسٹیک ہوئی تھی، جیسے کہا جاتا ہے، ایک رائے ہے کہ ہمیں روس نے پہلے بلایا تھا، ہمیں وہاں جانا چاہیے تھا، کیونکہ روس بھی ایک سپر پاور تھی، امریکہ بھی ایک سپر پاور تھا. تو لیکن ہم نے اس وقت امریکہ کے بلاک میں جانا جو ہے وہ پسند کیا، اور ہم وہاں اس وقت وہاں چلے گئے، اور روس کے ساتھ پھر انڈیا جو ہمارا ساتھ تھا نیبرنگ کنٹری وہ چلا گیا. اس کے اثرات جو ہیں ہم نے 1992 تک جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. جب 77 میں پاکستان میں ضیاء الحق صاحب آتے ہیں اور اس وقت بھٹو صاحب کا وہ کیس چلتا ہے سارا. 79 میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا پہ جو ہے اٹیک کرتا ہے سوویت یونین جو ہے افغانستان پہ، ریڈ آرمی جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا جو ہے نا اس سے چینج ہو رہی ہے. لیکن خاص طور پہ پاکستان میں تبدیلی ہمیں اس طرح آ رہی تھی کہ جو رشیا ہے وہ آلریڈی اس کے سارے جو الائنس تھے وہ انڈیا کے ساتھ تھے، اور انڈیا کے ساتھ ہمارا دیکھیں ایشو کشمیر کا وہ سارا چل رہا ہے. وہ جو چیز تھی انڈین آرمی اور رشین آرمی ان کے اپنے آپس میں جو سارا تھا، اسپائی ایجنسیز کے بھی رابطے تھے، ویسے بھی رابطے تھے. افغانستان میں حملے کا جو ہوا امیجیٹ جو ہے کہ ہم سینڈوچ بن رہے تھے اس وقت کی پالیسی جیسی بھی تھی. مگر ہم جنرل ضیاء الحق اس وقت کہتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ ٹیررزم جو ہے اس کی وجہ جو ہے جنرل ضیاء الحق ہے. ٹھیک ہے، ہم جنرل ضیاء الحق کو ہم اس پوائنٹ سے دیکھیں، سپوز ہم اس وقت یہ نہ کرتے تو کیا کرتے کہ سینڈوچ بن جاتے. لیکن یہ اس وقت دنیا 2 بلاکس میں تھی. ہم نے اس وقت امریکی بلاک کا ساتھ دیا اور رشین بلاک کا جو ہے وہ جو ہے ساتھ دے رہا تھا انڈیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سارا سلسلہ چلتا رہا. 1991-2 میں سوویت یونین جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. اب دنیا میں صرف ایک ہی ورلڈ آرڈر تھا، ایک ہی ورلڈ آرڈر دینے والی پاور تھی، وہ امریکہ سپر پاور ہے. اب امریکن جو ورلڈ آرڈر چل رہا تھا اس کے بعد آپ کو ریگن آتا ہے، ریگن کے بعد بش سینئر آتا ہے، پھر بش جونیئر آتا ہے، کلنٹن آتا ہے، پھر بش جونیئر آتا ہے. بش جونیئر کو دیکھتے ہیں وہ فنیٹک آدمی تھا. اس کا جو باپ تھا اس کے دور میں بھی دنیا نے کافی ٹربل فیس کیا. لیکن خاص طور پہ جو بش جونیئر ہیں، جو جسے جارج بش ہم کہتے ہیں، اس دور میں دیکھیں اب عراق میں ایشو سٹارٹ ہوا. امریکن جو ہے انہوں نے اپنا وہ سلسلہ شروع کیا. ابھی ہم داعش کی بات کرتے ہیں یا ملیٹنٹسیز جو کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ایشوز بنے ہمیں خاص طور پہ یہ جو عرب کنٹریز میں مل رہے ہیں، یہ اسی دور کے اب کہہ لیں کہ امریکہ کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کی جو اب کہہ لیں کہ جو ایک سسٹم چل رہا تھا ختم ہو گیا. ایک برٹش دور کے امپائر کے زمانے میں بھی ایک مسئلہ چل رہا تھا ہمارا، وہ آپ کا جو ہے فلسطین کا مسئلہ. اور امریکہ نے ہمیشہ مسئلہ فلسطین کو جو ہے وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اسرائیل کی حمایت کی ہے. جی اچھا، نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں جو لوگ لکھتے ہیں کہ یہ کانسپیریسی تھیری ہے، اس کے مطابق سوورن اسٹیٹس کا کنٹرول دنیا سے ختم ہو جائے گا اور چند کاروباری گھرانوں کا کنٹرول دنیا پہ رہے گا. مجاہد کامران صاحب جو فارمر وی سی پنجاب یونیورسٹی ہیں، انہوں نے بھی اس پر ایک اپنی کتاب لکھی ہے 9/11 اینڈ دا نیو ورلڈ آرڈر، اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ یہودی اور کچھ امریکی خاندان ہیں جو مل کے دنیا کا سیاسی اور معاشی نظام چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ دنیا میں حملے کرتے ہیں. بالکل ان کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے ڈاکٹر مجاہد کامران کا، بالکل انہوں نے درست فرمایا ہے، ان کی اپنی ہائپوتھیسس ہے. دیکھیں اب دنیا جو ہے اب اس چیز سے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں، میں نے کتاب وہ پڑھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ جو دور ہے، جو جنگیں ہونی ہیں وہ ان چیزوں پہ نہیں ہونی، وہ ساری اکنامکس کی جنگیں ہیں. اب آپ کو بھی غور کیجیے گا کہ ہمارے ملک میں ہم جب کہتے ہیں کہ یار یہ IMF نے کہا ہے، یہ ورلڈ بینک نے کہا ہے، یہ فیصلہ IMF سے آیا ہے، ورلڈ بینک سے آیا ہے. اچھا عام لوگ نہیں سمجھتے، عام لوگ کہتے ہیں بھی ورلڈ بینک کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا. دیکھیں آپ نے مجھ سے لون لیا یا میں نے آپ سے لون لیا، تو اگر میں دیکھ رہا ہوں یار آپ نے مجھ سے لون لیا، فرض کیا مجھ سے
तो आप बड़ा आपने कीमती कोट पहना हुआ है, आपने नया खरीदा है, मैं कहूँगा यार तूने इतना कीमती कोट क्यों पहना, पहले मेरे पैसे वापस कर यार। बिल्कुल। तो वो IMF वर्ल्ड बैंक भी कहता है भी आपने अपने बिलियन डॉलर से हमसे हमने लोन लिया हुआ है, और उसके बावजूद आप इतना लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप ये जी टैक्स लगाएं आवाम के ऊपर, आप बिजली को रेट बढ़ाएं, क्योंकि आप ये करेंगे तो तब आप ये पेमेंट्स करेंगे। डॉक्टर मुजाहिद कामरान ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ फैमिलीज हैं, अभी पिछले दिनों रिपोर्ट भी आपने देखा होगा कि दुनिया की जो ज़्यादातर जो पैसा है वो 8 लोगों के पास है। बिल्कुल। आधी दुनिया का जो पैसा है वो 8 लोगों के पास है। इंडिया में सिर्फ 2-3 लोगों के पास है जो पूरी इंडिया का जो पैसा है, जितने बाकी आबादी के पास है। तो ये चीज़ जो है, ये सेंट्रलाइजेशन जो है, ये तो हो रही है। ये है, इसके हम कहते हैं हेजमनी। एक हेजमनी है, जो हेजमनी जो है वो अपना काम कर रही है। डॉक्टर साहब की राय इस लिहाज से दुरुस्त है। जी। अच्छा, हमने ये भी बात की थी कि अब पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, क्योंकि यूएस का ब्लॉक बन चुका है इंडिया के साथ, तो वो फंड करेंगे यहाँ पे दहशतगर्दी को। बिल्कुल ऐसे। इस पे ज़रा रोशनी डालें। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है कि हम 70 साल तक अमेरिकी ब्लॉक में शामिल रहे। बिल्कुल। और रशिया और जो इंडिया है वो एक थे। अच्छा, रशिया ने हमला क्यों किया अफगानिस्तान पे? उसे गर्म पानियों तक पहुंचना। असल जो इशू ये है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी कोई पोर्ट नहीं है। उसने अपनी, क्योंकि हमारा ये तमाम रास्ता जो सेंट्रल एशिया को जाता है, वहीं से वो पता है जितने हमले हुए हैं यहाँ सब कॉन्टिनेंट पे वहीं से हुए हैं। बाबर भी वहीं से आया, अमीर तैमूर भी वहीं से आया, तो ये सारे हमले हमें वहीं से आते रहे। तो वो उनका मेन मकसद क्या था? यहाँ की जो वेल्थ थी, बिल्कुल सोने की चिड़िया कहते थे जिस रीजन को। तो रशिया भी इसीलिए यहाँ आया था, इन्वेट किया था टुवर्ड्स अफगानिस्तान, और पाकिस्तान उसे उस मकसद उसे कॉर्नर करना था और हिट करना था। इंडिया साथ है, इंदिरा गांधी हमारे फ्रेटिक खातून थी, वो साथ थी, जिसने कहा था कि हमने पाकिस्तान को तोड़ के 1000 सारा बदला ले लिया है मुसलमानों से, और नज़िया पाकिस्तान को खलीज बंगाल, बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया, गर्क कर दिए। तो इस किस्म की खातून वहाँ की PM थी। अब ये सिचुएशन थी उस वक्त, एक ब्लॉक थे वो और थे, सोवियत ब्लॉक था, अमेरिकन ब्लॉक था, हम अमेरिकन ब्लॉक में थे। अच्छा, दिलचस्प बात ये हुई है, बिल्कुल यू टर्न हो रहा है। अब हम एक ऐसा ब्लॉक दुनिया में बनने जा रहा है कि अमेरिका और इंडिया के जो मफादात हैं वो इकट्ठे हो चुके, एक हो चुके हैं। अच्छा। और हम चाइना के ब्लॉक में चाइना भी एक सुपर पावर मर्ज होने जा रहा है। चाइना, रशिया और हम एक तरफ हैं। और इस वक्त जो अमेरिकन ब्लॉक है, जो इसमें असल मसला ये है, कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। बिल्कुल। हम अमेरिका के साथ 70 साल से रहे, उन्होंने हमारी एजेंसीज को ट्रेन किया, हम उधर गए, हमारा उनसे राब्ते रहे, वो हमारा सिस्टम समझते हैं, हमने मुशर्रफ के तौर पे अपनी बेसिस तक उनको दी हैं, वो हमारा सारा तरीक़ाकार भी समझते हैं, और पाकिस्तान के अंदर बहुत उनका असर है, बहुत ज़्यादा अमेरिकन का। अच्छा। तो इस वक्त इस सिचुएशन में हम फौरी तौर पर अमेरिका के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लेकिन हमें जाना है, हमारी मजबूरी है, हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इस वक्त चाइना को अगर इस वक्त छोड़ते हैं तो चाइना कहेगा ये पाकिस्तान रिलायबल नहीं है। अब हमने एक रिलायबल दूसरा जो है किरदार अदा करना है। चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जैसे कि आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है, जी चाइना का फ़ायदा है, चाइना का फ़ायदा है, चाइना अपने मफाद के लिए कर रहा है। मुझे पता है दुनिया तो चलती गिव एंड टेक पे है। चाइना का मफाद नहीं होगा तो हमारे मफाद का क्यों सोचेगा? चाइना का मफाद, उसे अपना मफाद पहले है, ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान का मफाद है, लेकिन हमें ये देखना है कि चाइना के मफाद के साथ हमारा क्या मफाद है। हमारा भी बहुत मफाद है। अगर ये CPEC और ये सारे जो जितने भी सारे प्रोग्राम में चलते रहे और पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की, और मुझे अल्लाह की रहमत से यकीन है कि कभी भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। अमेरिका भी यही चाह रहा है, या जो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ट्रम्प ही से मैं वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा हूँ, अपने कॉलम्स में लिख रहा हूँ कि ट्रम्प ही वर्ल्ड ऑर्डर है ये। तो बल्कि मैंने एक और भी कॉलम लिखा था, ट्रम्प की ट्रम्पियाँ। ये ट्रम्प की ट्रम्पियाँ हैं। कभी वो कहता है मीडिया गलत कर रहा है, मीडिया हमारा दुश्मन है, मीडिया अमेरिका का दुश्मन है, उसका परसों स्टेटमेंट थी। बिल्कुल। और पाकिस्तान, मुसलमान, ये सारा वो कर रहा है, तो वो उसका फोकस हमें नजर आ रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है। ये नया जो ब्लॉक है। अच्छा, ये तो आप वही बात करते हैं कि जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। नहीं, सारा अमेरिका नहीं करा रहा। देखें, हम अमेरिका भी कुछ करेगा तो उसे हमारे मुल्क से सूरतकार चाहिए। हाँ। कोई और पार्टी, बाहर की कोई भी पार्टी, कोई भी एजेंसी काम करती है, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, अल्लाह करे पाकिस्तान से उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, लोग ना मिले, उन्हें यहाँ से मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले, जो हमें हमेशा से मिलते आए हैं। ये देखिए, अभी भी देख लीजिएगा कि DJ ISPR ने जो साबिक थे, उन्होंने ये कहा था, कोई 6-7 माह पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा था कि जी हमने ऐसे बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें 20 लोग कम अज़ कम गैर मुल्की हैं, जो दाइश को या ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सूरतकार थे उनके जो थे, लेकिन लोकल लोग भी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ एक चौकिंग का, जिस पर शोर मचा था, हम 1000 रुपया वो लोग देते थे।
इसका मतलब है कि उनको यहाँ लोग मिल रहे हैं, चौकिंग के लिए भी मिल रहे हैं, और अब हमें ये भी जैसे लाहौर के अभी धमाके हुए हैं उसमें भी कुछ लोग अभी देखें इन्वॉल्व हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास होता है तो ये इन्वॉल्वमेंट होती है, अदरवाइज ये नहीं कर सकते। हवा से उड़ के तो आएंगे नहीं ना कुछ और, ये तो नहीं ना कि दाइश आ रही है या कोई तंजीम आ रही है ऊपर से रॉकेट की तरह आई है, उड़ी और चली। यहाँ से लोग जो है ना, यहाँ से लोग उनको सहूलतकार उनको मिलते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं, वो फनेटिक लोग हैं, वो कि क्यों हेल्प करते हैं, पैसे के लिए भी करते होंगे, लेकिन मैंने जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया है साइकोलॉजिकली, उनकी ज़हन साजी इस तरह की गई है, उनका ज़हन इस तरह तैयार किया गया है, उन्हें साइकोलॉजिकली इस हद तक तैयार कर दिया गया है। जैसे आपको पता है यहाँ हमारे मसला बना हुआ है कि वो ये फ़लाँ ग्रुप का है, ये फ़लाँ ग्रुप का है, ये फ़लाँ मजहबी ग्रुप का है, ये फ़लाँ मजहबी ग्रुप का है, इस डिवीज़न का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि हमें अपने निसाब में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और 2-3 नस्लों तक जाके मामलात सही होंगे, ये फौरी ठीक होने वाले नहीं है। और इकोनॉमिकली भी लोगों को बेहतर करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली देखिए सबसे बड़ा फैक्टर डॉक्टर मुजाहिद रामन की बात आपने की है, ये है ये कि आप फाइनेंशियली मजबूत होंगे ना तो आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप कहेंगे यहाँ क्या मसला है, मैं ये बात नहीं सुनता, मेरी मर्जी। मांस वही ग्रीडी बहुत है, लालची हो तो ये ऐसा मतलब कम होता है। अगर आपका पेट भरा हुआ है ना तो आप बार बार खाना नहीं मांगेंगे। अब भूखा होगा तो वो कहेगा या कहीं से भी आता है खाना दो, मुझे क्या, ये किसी मजहब का खाना नहीं, खाने का मजहब नहीं होता ना, खाना तो खाना होता है। ऐसे। अच्छा, जाबिर सईद बदर साहब, हमारे जो हैं अदारे, सिक्योरिटी अदारे, उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयाँ अब तेज़ कर दी हैं। ISPR की स्टेटमेंट के मुताबिक 13 फरवरी से लेके अब तक 650 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं और 1100 मुश्तबा अफराद को ज़ेर हिरासत भी ले लिया है। और बॉर्डर पर अफगानिस्तान पर भी उन्होंने जो है ना बम्बारमेंट किया, जिसमें पाकिस्तानी काफ़ी खुश हैं क्योंकि सहूलतकार ये बताया जा रहा था कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो हमारे साथ क्यों नहीं कोई ताउन करते? देखें वो भी क्यों तावन करे, जो मैं वही बता रहा हूँ कि ब्लॉक नया बन गया है। हाँ। अब अफगानिस्तान इंडिया वाले ब्लॉक में, अफगानिस्तान इंडिया और अमेरिका एक सेम ब्लॉक है, ठीक है। अफगानिस्तानी गवर्नमेंट जो है, गो कि हमने इतने लोगों को यहाँ बुलाया, अपने उनको जॉब्स भी दी, रहने को सारा जो महाजरीन आए, लेकिन अब देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। ये आपके सामने हम देख रहे हैं, सारा सिचुएशन देख रहे हैं। अब देखिए अफगानिस्तान में जितनी हमने कुर्बानियाँ दी, अफगानियों के लिए कुर्बानियाँ दी, वो आज देख रहे हैं उसका हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। अफगानिस्तान काफ़ी अरसे से अमेरिकी ब्लॉक में भी है और ख़ास तौर पे आपके इंडिया के साथ जो है उसके वो सारे हैं। तो अब वो याद होगा कि 2-4 साल 5 साल पहले जो वहाँ धमाके हुए थे, वो भी उस सिस्टम में भी शोर मचा था कि ISI ने करवाया और ये हुआ, उसका रिटेलिएशन में देखने में आया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो हमें महसूस कर रहे हैं कि वो हैं। अफगानिस्तान जो है इस वक्त हमने जो किया है पाकिस्तान की फ़ौज ने, और ये पहले करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन ये है कि अभी किया है, बहुत बेहतर किया है, और उसमें हमें देखना, ये मुबस्सरीन ये कह रहे हैं इख्वान गवर्नमेंट को बड़ा सख्त रिएक्शन ले सकती थी, लेकिन वो किस तरह ले सके ना। लाहौर में धमाका हुआ, 7 शरीफ में धमाका हुआ, कितने बेगुनाह लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, उसमें वो इस पोजीशन में नहीं है कि सख्त कोई रद्द-ए-अमल दे सकें सफारती सतह पे। गो कि उन्होंने ये किया कि पाकिस्तानी सफ़ीर को बुलाए, वो उन्होंने उसको किया है कि, लेकिन अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, 100% हो रही है। ये पाकिस्तानी फ़ौज बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अपने दरअंदाजी जिसे कह लें, इन्फिल्ट्रेशन कह लें, वो रोके। और अब वो जो अभी BBC की रिपोर्ट थी, इसकी हमने बात की, हवाला दिया है, वो भी यही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बाद हमारा टारगेट नेक्स्ट पाकिस्तान होगा। अच्छा, BBC ने यही रिपोर्ट दी है ना कि उन्होंने ये कहा कि हम पम्फलेट्स भी फेंके, पम्फलेट्स ये फेंके कि अब हमारा टारगेट पाकिस्तान होगा। जी, ये बैरूनी कुव्वतें जो है ये बिलखुसूस चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को ही टारगेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान, देखिए चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है वो क्या है, वो पाकिस्तान में वेल्थ आएगी। वही मुजाहिद का इमरान मेन चीज़ जो है, आपके अंदर वेल्थ जो है, फाइनेंसेस आएंगे पाकिस्तान के अंदर। ये जो हम इसके जो IMF के और वर्ल्ड बैंक के चक्रों से बाहर आएंगे, पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगी, GDP बहुत बेहतर होगा। इन सब चीज़ों से क्या होगा, पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे, पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, हेल्थ की फैसिलिटीज होंगी बेहतर होंगी। अच्छा, उससे क्या होगा, हुकूमतें भी, जमहूरियत को भी इस्तेहकाम मिलेगा। क्योंकि लोग जो बार बार कहते हैं जमहूरियत ये नहीं करती, जो जमहूरियत वो नहीं करती, तालीम नहीं, रोटी नहीं है, तो वो किस तरह आएगा? वो जब फाइनेंस आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो वो सब चीज़ें होंगी। अगर ये चीज़ किसी वजह से इसको रोक दिया जाए,
تو ہم تو پھر اسی پوزیشن میں واپس چلے جائیں گے. پاکستان ڈیسٹیبل ہوتا ہے خدا نخواستہ, تو ڈیسٹیبل کرنا ہی مقصد ہے. سارا ایجنڈا جو ہے یہ ایجنڈا سیٹنگ چل رہی ہے, ایجنڈا سیٹنگ ہے انٹرنیشنل جو پاس کی ہے کہ پاکستان ڈیسٹیبل ہو, کس طرح ہو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں حالات سامنے آ رہے ہیں ہمارے. دھماکے ہوں گے, ڈسٹیبل ہوگا پاکستان, انویسٹمنٹ رکے گی, لوگ پیسہ نہیں لگائیں گے, لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, باہر کا بھی نہیں کرے گا, ہم بھی انویسٹ نہیں کریں گے. میں آپ انویسٹ کریں گے کہ یہاں سے چھوڑ کے ملک باہر جا رہے ہیں لوگ باہر جائیں گے. جو پڑھتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے گیلانی صاحب کے زمانے میں بڑا مزیدار اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ابھی لوگوں کو موقع ملے تو ابھی سارے امریکہ چلے جائیں. بالکل اس طرح ہی, جس کو ملتا ہے وہ رکتا نہیں ہے, اور جس کو ملتا ہے موقع ابھی بھی چلا جاتا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اٹ مینس کہ ہمیں یہاں اگر اپنا سسٹم بہتر کر دیں گے تو یہاں سے ہم کیوں باہر جائیں گے, تو یہ چیز ہے. جی اچھا, آخر پہ ایک کمنٹ چاہتے ہیں, رینجرز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں پنجاب میں, یہ بہت پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ ہاں یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہی اگر ہم کہتے ہیں نا ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر کراچی میں بھی رینجرز نے آپریشن کرنا ہے, وہ باقی صوبوں میں بھی رینجرز ہی ہوگی, تو پنجاب وہ صوبہ تھا جہاں رینجرز سے ہم اوائڈ کر رہے تھے کہ, لیکن یہ ہے کہ رینجرز نہیں کرے گی آپریشن تو کون کرے گا؟ پولیس میں تو اتنا دم خم نہیں آپ کے سامنے. شہباز شریف صاحب نے پوری کوشش کر لی ہے, مختلف فورسز بنا کے دیکھ لی ہیں, لیکن نہیں وہ ہم کر سکے. تو رینجرز آئی ہے, دیر سے آئی ہے, لیکن بہتر ہوا ہے. جی اور خوشخبری یہ ہے, ابھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ پی سی بی نے اناؤنسمنٹ کیا کہ اس کا فائنل لاہور میں ہی ہوگا, جبکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹس پہلے اور یہ وینیو پہلے اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں جی, نہیں کرتے تو بہتر تھا, لیکن آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اس کو ہم کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ڈیٹ اناؤنس نہ کرتے, لیکن اللہ بہتر کرے گا, اللہ خیر کرے گا, اچھی امید رکھنی چاہیے. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ نیوز روم اسٹوڈیوز میں موجود تھے ظابر سعید بدر صاحب, معروف کالم نگار ہیں, تجزیہ نگار ہیں اور میڈیا ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. ان کی ہم نے رائے جانی نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پالیسیاں کیا ہیں, نئے بلاکس کیا ہیں, پاکستان, رشیا اور چائنا, انڈیا اور یو ایس اے. آخر یو ایس اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. ظابر سعید بدر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. رخشان میر کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.